मैं आशीष राज पुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 8 के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर पढ़ रहे हैं। हमने इसके 3 भाग डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले भाग की बात करूं तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखवाई थी, उससे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और थ्योरी में लिखवा देता हूं, फिर मैं पर्टिकुलर वो चीज़ें समझाऊंगा। चलो लिखिए अपन। चलो कल तक लिखा उससे आगे लिखो। कल तक मैंने शायद आपको लास्ट में लिखवाया था कि स्त्रियों में जननावस्था का जो प्रारंभ है वो यौनारंभ में होता है, यानी 10 वर्ष से लगभग 12 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। तो हो जाता है यहाँ तक लिखा है, होता है, शायद हो जाता है, यहाँ तक लिखा था। ठीक है, आगे लिखो। तथा तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। अब देखो यहाँ पे आओ, यानी मैं स्त्रियों की बात करूं, उनमें 12 से 14 वर्ष लोग इस अवस्था में जनना अवस्था प्रारंभ हो जाती है। चलती कब तक है? 45 से 50 वर्ष। 45 से 50 वर्ष मतलब लगभग ये समय होता है स्त्रियों में, उस दौरान वो जननावस्था या बच्चे पैदा कर सकती है। बच्चे पैदा कर सकती है, ये स्टेज होती है, कर सकती है ये उम्र। यानी नॉर्मली, हालांकि इस उम्र को मैं स्वाभाविक इस अवस्था में शुरू हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट के तौर पे आपको पता है कि जब तक आप मैच्योर ना हो, मतलब 20-21 वर्ष, खास करके अभी रूल है जो 21 वर्ष तक ना उम्र हो, तब तक ये चीज़ें इतनी मतलब हार्मफुल रहती है। 21 से लेकर जो पर्टिकुलर मतलब ये जननावस्था के लिए, ये तो आपके लिए एज है कि 12-14 से शुरू हो जाती, 45-50, लेकिन मैच्योरिटी रहती है 21 वर्ष के बाद। ठीक है, चलो आगे लिखो आप। इसमें आगे लिखो आप, अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल 28 से 30 दिनों के अंतराल 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा मुक्त होता है। चलो आगे लिखो। यदि इस अंडाणु से कोई शुक्राणु लिख लो, ऐसे लिखना है। यदि इस अंडाणु से कोई शुक्राणु यानी स्पर्म, ऐसे लिखना है। यदि इस अंडाणु से कोई शुक्राणु आकर मिल जाता है तो आगे भ्रूण का विकास, ऐसे लिखो। तो आगे भ्रूण यानी एम्ब्रियो, ऐसे लिखना, भ्रूण का विकास संभव है यदि उस अंडाणु से कोई शुक्राणु नहीं मिल पाता तो वह अंडाणु निषेचित नहीं होता, ऐसे लिखो। तो वह अंडाणु निषेचित नहीं होता, तो वह अंडाणु निषेचित नहीं होता तथा इस दौरान गर्भाशय, ऐसे लो, गर्भाशय लिख लोगे। तथा इस दौरान, मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है, गर्भाशय
का, गर्भाशय का मोटा स्तर, मोटा स्तर तथा तथा उसकी रुधिर तथा उसकी रुधिर वाहिकाएं, वाहिकाएं तथा उसकी रुधिर वाहिकाएं निस्तारित होने लगती हैं। वाहिकाएं मैं लिख रहा हूं, निस्तारित, निस्तारित, निस्तारित होने लगती हैं, होने लगती हैं, निस्तारित ऐसे लिखना है, निस्तारित होने लगती हैं। तथा तथा इस दौरान, तथा इस दौरान स्त्रियों में, स्त्रियों में रक्त स्त्राव होता है, रक्त स्त्राव होता है, ये लिखना है। तथा इस दौरान स्त्रियों में रक्त स्त्राव होता है, रक्त स्त्राव होता है, जिसे जिसे ऋतुस्राव, ऐसे लिखो, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म, या रजोधर्म कहते हैं, जिसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो, ऋतुस्राव, ऋतुस्राव लगभग लगभग 28 से 30, 28 से 30 दिन में, 28 से 30 दिन में एक बार, एक बार होता है, होता है, होता है। खड़ी पाई लगाकर लिखो, खड़ी पाई लगाकर लिखो, पहला ऋतुस्राव, पहला ऋतुस्राव यौनारंभ में होता है, यौवनारंभ में होता है, यौनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन, जिसे रजोदर्शन बोर्ड के ऊपर लिखा है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं, कहते हैं। तथा लगभग, तथा लगभग 45 से 50, तथा लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु, वर्ष की आयु में ऋतुस्राव, ऋतुस्राव रुक जाता है, रुक जाता है, रुक जाता है। ऋतुस्राव के, ऋतुस्राव के रुक जाने की, रुक जाने की इस अवस्था को, इस अवस्था को रजोनिवृत्ति, मैंने लिखा है, रजोनिवृत्ति, रजोनिवृत्ति कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं, कहते हैं। चलो ये थी थ्योरी। आप एक बार इस थ्योरी को पढ़ लो, मैं समझाऊंगा। बेसिकली बढ़िया चीज़ है, एक बार आप इसको पढ़ लो, जो मैंने थ्योरी लिखाई, फिर मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। चलो पढ़ो पढ़ो आप, फिर मैं समझा रहा हूँ। पढ़ो 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 पढ़ो, एक एक पॉइंट्स पढ़ो, एक एक 2 बार पढ़ो, मैं समझा रहा हूँ। पढ़िए। चलो पढ़ लिया।
अब आओ बोर्ड के ऊपर, देखो चलो अपन समझते हैं। बोर्ड के ऊपर आओ। सिंपली मैंने टॉपिक ये हेडिंग है कि जननावस्था वास्तविकता में किस अवस्था में प्रारंभ होती है और कहाँ से कहाँ तक चलती है। हालांकि यदि भले हम पुरुष की बात करें या नर की बात करें या हम स्त्रियों की बात करें, जो जननावस्था है वो लगभग यौनारंभ में प्रारंभ हो जाती है। यानी हम किशोरावस्था के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उस दौरान ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन चीज़ों की एक लिमिट होती है कि एक मैच्योरेशन या परिपक्वता आने के बाद अपन पूर्ण रूप से ये चीज़ें हो सकती है वर्णन। यदि मैं इसमें बात करूं पुरुष की, तो मैंने कल बताया पुरुष यदि जननावस्था या जनन संबंधी कोई भी चीज़ करता है तो उसका कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एज हो, ऐसा नहीं। यदि यौनारंभ आ गया या यौनारंभ अवस्था प्रारंभ होगी, वहाँ से लेकर मृत्यु तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। यानी शुक्राणुओं का निर्माण इनके अंदर होता रहता है। किनके अंदर? पुरुष के अंदर। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं होता। स्त्रियों में क्या होता है? स्त्रियों में यौनारंभ के दौरान लगभग 10-12 साल या 12-14 साल ले लो, फिक्स नहीं है, 2-4 साल ऊपर नहीं हो सकते। 10-12 या 12-14 साल से लेकर 45 से 50 वर्ष की उम्र, इसके बीच स्त्रियों में जननावस्था या जनन संबंधी चीजें हो सकती है, या हम बोल सकते हैं कि बच्चा पैदा हो सकता है। ये अवस्था होती है, हो सकता है। लेकिन इनमें कोई लिमिटेशन या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इनमें जीवन भर, जब यौनावस्था आरंभ होती है वहां से लेकर जीवन भर तक पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म बनते रहते हैं। लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं होता। स्त्रियों में क्या होता है? लगभग 14-15 साल की अवस्था में इनमें जो अंडाणु है वो परिपक्व होकर निर्मोचित हो जाता है। अंडाणु मतलब एग बोलो या अंडा बोलो, जो भी, एग बोलो या ओवम बोलो या अंडाणु बोलो, ये लगभग 12-14-15 फिक्स नहीं है, 12-14-15 साल की उम्र में ये लगभग परिपक्व हो जाते हैं। ये परिपक्व हो जाते। यदि मैं बात करता हूं कि लगभग किसी की एज हो 20-25 साल, 25 ईयर किसी स्त्री की एज है, यदि उस दौरान ये अंडा मोचित होता है, अंडाशय से ये अंडा बाहर आता है, यदि उसके पास शुक्राणु आ जाए, पुरुष का शुक्राणु आ जाए, तो शुक्राणु और अंडा दोनों मोचित होकर आगे इनका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो जाता है। फिर युग्मनज, फिर भ्रूण, भ्रूण से शिशु, शिशु से बच्चा हो सकता है। लेकिन अधिकांश स्थितियों में क्या होता है, यदि मैं इस एज की बात करूं, 12-14-15 वर्ष की एज की मैं बात करूं, इस दौरान जो अंडाणु है वो तो मोचित हो जाता है, अंडाणु तो अंडाशय से बाहर आ जाता है। लेकिन यदि उसके पास कोई शुक्राणु नहीं आता, तो स्त्रियों में जो गर्भाशय होता है, जो गर्भाशय यानी जहां पर गर्भ या शिशु पलता है, जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय की जो भित्तियां होती है यानी इसकी दीवारें जो होती है, दीवारें या उस भित्तियों के अंदर जो रक्त नलिकाएं पाई जाती है वो टूट टूट कर बाहर आने लगती है। जब पहली बार ये चीज होती है तो इस चीज को बोलते हैं रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। टूट के जो चीजें बाहर आ रही है योनि के मार्ग से, तो हम उस चीज को बोलते हैं ऋतुस्राव। उस चीज को क्या बोलते हैं हम? ऋतुस्राव। लेकिन जब ये चीज पहली बार होती है, यदि किसी स्त्री के पहली बार ये चीज हो रही, पहली अवस्था को हम बोलते हैं इसको रजोदर्शन। क्या बोलते हैं? रजोदर्शन। लेकिन पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं ऋतुस्राव, या हम इसे बोलते हैं मैच्यूरेशन साइकिल। क्या बोलते हैं? मैच्यूरेशन साइकिल, या हिंदी में बोलते हैं ऋतुस्राव। पहली बार जो ये चीज होती है तब इसे हम बोलते हैं रजोदर्शन। रजोदर्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अंडा है वो तो मोचित हो गया, लेकिन उसके पास कोई शुक्राणु नहीं आया, तो गर्भाशय की भित्तियां गल गल कर योनि यानी वेजाइनल पार्ट से बाहर आने लगती है। इस कारण ये चीजें होने लगती है। ये चीजें कितने समय बाद होती है? मतलब अंडाणु मोचित कितने समय बाद होता है? लगभग 28 से 30 दिनों। 28 से 30 दिनों के बाद ये चीजें वापस आती जाती है। यदि शुक्राणु नहीं आता है, यदि शुक्राणु अंडा के पास नहीं आता है, तो वापस चीज होने लगती है। वापस चीज होना मतलब ब्लीडिंग या रक्तस्राव होना वापस शुरू होता है। ये क्रिया चलती है 2-3 दिन।
लेकिन समय पीरियड क्या होता है, लगभग 28 से 30 दिनों बाद ये चीज़ें वापस दोहराई जाती है। और लास्ट कब तक चलती है, 12-14 साल की उम्र में शुरू होती है, लगभग 45 या 50 साल की उम्र के बाद ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। जब बंद होती ये चीज़ें, जब उस अवस्था को हम बोलते हैं रजोनी वृत्ति। क्या बोलते हैं, रजोनी वृत्ति। पहली बार जब इस उम्र में चीज होती है तब हम बोलते हैं रजो दर्शन। क्या बोलते हैं, रजो दर्शन। और जब ये बंद होती है उसे बोलते हैं रजोनी वृत्ति। और ये मैंने आपको चीजें लिखवाई थी, समझने की कोशिश करना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो हम अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें अब पॉइंट है कि बच्चा या बच्ची होना निर्भरता किस पे करता है, यानी माँ पे या बाप पर। एक हेडिंग डालते हैं अपन कि अब हम समझेंगे कि बच्चा या बच्ची होना किसके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि ये चीजें मैंने आपको बता दी, फिर भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो, बच्चा या बच्ची, या आप लिख लो बच्चा या बच्ची। यहाँ हेडिंग डालना है, यहाँ लिखना है मानव में लिंग निर्धारण। ये हेडिंग डालो। मैं पहले कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, फिर हम समझेंगे। मानव में लिंग निर्धारण, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, वो आप लिखो, फिर हम समझेंगे। चलो हेडिंग डाल दिया, बच्चा या बच्ची, यहाँ लिख सकते हो लड़का या लड़की, या मानव में लिंग निर्धारण। चलो इसमें आप लिखना शुरू करो। गुणसूत्र ऐसे लिखो, चलो गुणसूत्र ये डिलीट कर दो, ऐसे लिखो, मैं बोल रहा हूं ऐसे लिखो आप। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज, निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश गुणसूत्रों में छिपा रहता है। यह संदेश गुणसूत्रों में छिपा रहता है। खड़ी पाई लगा कर लिखो। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की, खड़ी पे लगाकर ऐसे लिखो, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में, सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा इन 23 जोड़ों में से 23 जोड़ों में से दो गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ा, 2 गुणसूत्र अर्थात एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। X कैपिटल लिखना है और Y भी कैपिटल लिखना है। जिन्हें X एवं Y कहते हैं
वाई कहते हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखूं, खड़ी पाई लगाकर आगे लिखूं। स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र, स्त्री में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है, एक वाई गुणसूत्र होता है। यदि पुरुष से आने वाले शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, तो वह स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिलकर XX यानी लड़की का निर्धारण करेगा। एवं यदि पुरुष से आने वाले गुणसूत्र में यदि पुरुष से आने वाले शुक्राणु में, गुणसूत्र हटाओ, यदि पुरुष से आने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र हो, तो यह वाई गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिलकर XY अर्थात लड़के का निर्धारण करेगा। लड़के का निर्धारण करेगा। चलो लिख लिया। ये थे कुछ पॉइंट्स, इस थ्योरी को पढ़ लो और अपन अब ये समझते हैं। जो अभी मैंने पॉइंट लिखवा है इसको आप समझ लो, पढ़ लो आप, फिर मैं समझा रहा हूँ। पढ़ो आप, जल्दी पढ़ो, मेरे सामने मत झांको, आप पढ़ो, फिर मैं समझा रहा हूँ। चलो समझे अपन। चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। मैंने आपको मोटी सी थ्योरी लिखाई है कि बच्चा या बच्ची होना ये किस प्रकार होता है। यदि हम हमारी बात करें, मैंने आपको कोशिका पढ़ाई थी। कोशिका में बताया था कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते? गुणसूत्र। और मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र यानी संख्या में 46 होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र कहलाते हैं कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र, और एक जोड़ा है वो कहलाता है लिंग गुणसूत्र, जिसमें एक्स गुणसूत्र हो सकता है या वाई हो सकता है। यदि मैं बात करूं नर की करूं, यदि बच्चे की बात करूं या पुरुष की बात करूं, उनमें जो लिंग गुणसूत्र होता है वो होता है एक्स वाई। क्या होता है? एक्स वाई। और लड़कियों होता है एक्सएस। क्या होता है? एक्सएक्स। हालांकि लड़कियों के अंदर भी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और लड़कों के अंदर भी कितने होते हैं? 23 जोड़े। लेकिन लड़कियों में या पुरुष में ऐसे बात करूं, लड़के लड़को छोड़ो, मैं यदि बच्चों की बात करूं तो आप ऐसे बोलते कि पुरुष में 23 जोड़े गुणसूत्र होते, स्त्रियों में भी 23 जोड़े होते। लेकिन एक जोड़ा पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है जो होता है एक्स वाई, स्त्रियों में भी एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है जो होता है एक्स एक्स।
अब ये कैसे मिलते हैं और कैसे बच्चे या बच्चियां होते हैं उनको देखते हैं। मैं जैसे चित्र बना रहा हूँ सेम इसको आपको बनाना, मेरे साथ साथ बनाना, चलो मेरे साथ साथ बनाओ। ऐसे लिखो पुरुष, इधर लिखो स्त्री, इधर लिखो स्त्री, इनके मध्य क्रॉस या संकरण हो रहा है। पुरुष की बात करूं तो पुरुष में पाया जाता है एक्स वाई, लिंग गुणसूत्र, ऐसे लिखो लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र पुरुष में होता है एक्स वाई और स्त्री में होता है एक्स एक्स। क्या होता है? एक्स एक्स। यदि मैं इनके युग्मक बनाऊं तो पुरुष में ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, स्त्री में ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स। अब देखो मैं कह रहा हूं पुरुष से जो शुक्राणु में लिखा है, पुरुष से जो शुक्राणु है वो मादा के अंडाणु के पास आता है, एक्स एक्स बनता है, तो मैं लिखूंगा एक्स एक्स। यदि ये दूसरे वाले के पास जाता है तो भी क्या बनेगा? एक्स एक्स। यदि ये पहले वाले के पास आता है तो एक्स वाई, यदि ये इसके पास आता है तो एक्स वाई। यानी ये क्या है? ये सर लड़की, ये है लड़का, सॉरी ये भी लड़की, ये है लड़का और ये है लड़का। ये बनाओ आप, मैं समझा रहा हूं, ये बनाओ आप, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ, फिर अपन समझते हैं, समझते हैं। चल बनाओ, बनाते जाओ। चलो बना लिया, बोर्ड के ऊपर आओ। देखो हमारे अंदर टोटल होते 23 जोड़े गुणसूत्र, 22 जोड़े होते ऑटोसोमल, 2 होते हैं लिंग गुणसूत्र। पुरुष के अंदर लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई, स्त्री के अंदर होता है एक्स एक्स। यदि मैं इनकी ओर आगे और मैं यदि इन दोनों का निषेचन करवाता हूं तो एक्स वाई को मैं तोड़ता हूं एक्स और वाई में, इन दोनों को तोड़ता हूं एक्स और एक्स में। यदि पुरुष का शुक्राणु मादा के अंडाणु के पास जाए, यदि एक्स गुणसूत्र वाला कोई शुक्राणु एक्स अंडाणु के पास जाए तो एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएंगे? लड़की। यदि एक्स वाला इस एक्स के पास जाए तो एक्स एक्स मिलके क्या बनाएंगे? लड़की। यदि ये वाई वाला, यदि वाई वाला शुक्राणु इस एक्स के पास जाए तो क्या बनेगा? लड़का। यदि ये वाई वाला इस एक्स के पास जाए तो लड़का। और इससे सिद्ध हो रहा है कि लड़का या लड़की होना निर्भर करता है पुरुष पर, न कि स्त्री पर। और हमारे समाज में किसी की लगातार लड़कियां हो रही है तो उसके घर वाले स्त्री को डांटते हैं कि तू कैसी है कि बार बार बच्चियां लेके आ रही है। लेकिन लड़का या लड़की होना निर्भर करता है पुरुष पर, न कि स्त्री पर। तो इसमें आप लिखो, नीचे पॉइंट्स लिख लो, स्टार लगा के लिख लो, आप स्टार लगा के लिख लो। लड़का या लड़की होना, लड़का या लड़की होना निर्भर करता है पुरुष पर। लड़का या लड़की होना निर्भर करता है पुरुष पर, न कि स्त्री पर, न कि स्त्री पर, न कि स्त्री पर। ये तारा लगा देना, यानी लड़का या लड़की होना निर्भर करता है बाप पे, ना कि उसकी माँ पे। आज के लिए लेक्चर इतना खूब है, मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़िया पढ़ाई करो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो। जय हिंद, धन्यवाद।